तो शहर की सरकार और अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगेगी। सबसे तेज सबसे पहले हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, सटीक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं और टैली भी हम लगातार चला रहे हैं। इसके जरिए आप तक और ज्यादा बेहतर तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। और छिंदवाड़ा नगर निगम में भी मतगणना चल रही है। 48 वार्ड में यहां मतगणना जारी है। 13 वार्ड में बीजेपी जीत चुकी है, 11 वार्ड में कांग्रेस की जीत हुई है। सतना की बात कर ले, सतना में वार्ड 9 से कांग्रेस की जीत। कोठी वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस उम्मीदवार पीयूष अग्रवाल जीते हैं। चित्रकूट में वार्ड 10 से बीजेपी की जीत हुई है। वार्ड 2 से निर्दलीय की जीत हुई है। चित्रकूट में ही वार्ड 3 से निर्दलीय जीते। शाहपुर नगर परिषद के नतीजे भी आने लगे हैं। शाहपुर नगर परिषद में बीजेपी आगे है, 12 वार्ड से बीजेपी आगे, कांग्रेस 3 वार्ड में आगे। छतरपुर नगर पालिका के नतीजे, 40 वार्ड में मतगणना, बीजेपी 2 वार्ड में आगे। नगर परिषद जैतवाड़ा के नतीजे, 15 वार्ड के नतीजे, बीजेपी का कब्जा जैतवाड़ा में। 6 वार्ड में बीजेपी उम्मीदवार जीत गए हैं, कांग्रेस का 5 वार्ड पर कब्जा हुआ है। वार्डवार जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। मध्यप्रदेश में निकाय चुनाव के प्रथम चरण के नतीजे आने लगे हैं, रुझान आना शुरू हो गया है। मध्यप्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसा फीडबैक रहा? आप लगातार जनता के बीच रहे, खूब प्रचार प्रसार भी किया। अभी तक जो रुझान चारों तरफ से आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बढ़त पर है। मेरे दतिया में भी बड़ौनी नगर पंचायत में 15 वार्ड हैं और 15 में से 15 ही भाजपा जीत गई। क्लीन स्वीप किया भारतीय जनता पार्टी ने। और जो प्रथम राउंड दतिया के आए हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए। यही स्थिति करीब कमोवेश ग्वालियर, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की है। चारों तरफ से जो रुझान आ रहे हैं, अभी हमने राजगढ़ का देखा, भारतीय जनता पार्टी वहां पे आगे चल रही है। पहले राउंड में हमारे यहाँ भोपाल के अंदर हमारे पार्षद के प्रत्याशी आगे चल रहे थे। तो चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का परचम रह रहा है। फिर भाजपा, फिर शिवराज। कमलनाथ जी को ईवीएम पे डाउट है, हेलीकॉप्टर लीगल टीम के साथ तैयार हैं। जब वो हारते हैं एक भी जगह हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, ये सिर्फ बातें हैं। आप देखना, कहीं जाते देखें तो मुझे बताना जरूर कि देखो वो चले गए कहीं। ये ऐसी बातें कर देते हैं कि खुद ही हास्य का विषय बन जाते हैं, खुद ही विनोद का विषय बन जाते हैं। तो इसलिए ऐसी बातें करना ही नहीं चाहिए कि बाद में लोग हंसें। हार तय है, आप कहीं जाते ही नहीं, प्रचार करते नहीं, आंदोलन करते नहीं, जनता की सेवा करते नहीं। कोरोना में कहीं दिखे नहीं, बाढ़ में कहीं दिखे नहीं, तो चुनाव में कहीं टिके नहीं। वोटिंग परसेंटेज अगर विशेष तौर पे भोपाल में बात करें तो थोड़ा सा कम रहा था, फिर भी बीजेपी के फेवर में जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से जाएगा। वोटिंग परसेंटेज कम रहा था, ये सच है, ग्वालियर और भोपाल में, पर भाजपा के पक्ष में जाएगा। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ थे, दावा किया है कि बीजेपी की जरूर जीत होगी। वहीं उनका साफ कहना है कि कांग्रेस को लगने लगता है कि वो चुनाव हार रहे हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। वासु चर्चा कर रहे थे और नरोत्तम मिश्रा शुरुआत से वो कॉन्फिडेंट थे और यही बात उन्होंने फिर कही। दतिया का एग्जाम्पल भी दिया है और वार्डों की स्थिति क्या है, नगर परिषद की स्थिति क्या है, नगर पालिका की स्थिति क्या है और निगम जिन पर खास फोकस है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। अलग अलग नगर परिषद, सबसे ऊपर आप नगर परिषद की तस्वीर देख सकते हैं, किस नगर परिषद में क्या स्थिति है। एक तरफ निगम की स्थिति, बुरहानपुर नगर निगम इस वक्त आप देख रहे हैं, छिंदवाड़ा नगर निगम और इसी तरह से नगर पालिका। ये तमाम अपडेट्स आप इस स्क्रीन के जरिए देख सकते हैं। कौन बड़ा चेहरा आगे चल रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सतना में योगेश ताम्रकार इस वक्त आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा पीछे हैं। हालांकि नगर निगम के जो नतीजे होंगे, चूंकि संख्या ज्यादा है, ये बहुत बाद में जाकर साफ होंगे। पार्षदों की स्थिति सबसे पहले क्लियर हो जाएगी। 11 नगर निगम जिनके आज नतीजे आ जाएंगे, 5 नगर निगम बाकी रहेंगे जो दूसरे चरण में जहां चुनाव हुआ है। 20 तारीख को उनके भी
काउंटिंग। सागर की बात कर ली जाए, संगीता तिवारी आगे चल रही हैं, सतना, ताम्रकार आगे चल रहे हैं। तो ये धीरे धीरे स्थितियां अब साफ होने लगी हैं, रुझान एक तरह से साफ हो जाएंगे। और इसके बाद खंडवा में हालांकि थोड़ी अव्यवस्था के चलते कुछ समय के लिए अव्यवस्था वहां पर बनी थी, हालांकि उसे ठीक कर लिया गया है। नाराजगी वहां पर जो एजेंट है उन्होंने जताई थी और उसके बाद व्यवस्थाएं वहां दुरुस्त कर ली गई हैं। लगातार अपडेट आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। शहर की सरकार और शहर की सरकार का फैसला जो आपने सुनाया वो अब हम एक एक करके दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच रिएक्शन के सिलसिले चल रहे हैं, रिएक्शन का दौर चल रहा है। अलग अलग जगहों से रुझान के बाद रिएक्शन वो भी लगातार मिल रहे हैं। मुकाबले से पहले, मतगणना की शुरुआत से पहले सभी जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग मंदिरों में पहुंचे, अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना की और इसके बाद अब सिलसिला शुरू हो चुका है। दोपहर तक निगमों की स्थिति रुझान की शक्ल में साफ होगी और शाम और देर रात तक स्थितियां पूरी तरह साफ होती जाएंगी। अलग अलग नगर निगम में क्या स्थितियां वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। उचेहरा नगर परिषद सभी वार्ड के नतीजे आ गए हैं। 11 वार्ड बीजेपी का कब्जा, 3 वार्ड कांग्रेस की जीत और 1 वार्ड पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया है। 15 वार्ड की स्थिति यहां साफ। और लगातार रिएक्शन भी हम लेते रहेंगे। बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक संजर साहब, बीजेपी नेता, स्वागत है आपका। रोहित नायक, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरमन सर, पहले आपसे ही शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे रुझान आने लगे हैं। अभी अभी तंज भी नरोत्तम मिश्रा साहब ने कहा है कि वो हेलीकॉप्टर जो रखा हुआ है वो कहीं नहीं उड़ेगा, उड़े तो आप हमें बताना। बहुत शुरुआती ये रुझान है पर बीजेपी के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। सर, ये देखिए प्रजापति जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन अभी जो मतगणना का समय है वो अभी उसमें बहुत समय है। और ये जो तस्वीर है वो जहां तक मेरी समझ कहती है कि वो 2 से 3 के बीच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगी कि रुझान जो है ना कंप्लीटली किसकी तरफ जाने की ओर इशारा कर रहे हैं। और जहां तक जहां कम संख्या थी, कम मतदान हुआ था या कम ईवीएम की मशीनें थी, जहां का जो मतदाता है उसकी संख्या कम थी, वहां से अभी जो रुझान आ रहे हैं वो ठीक है, बिल्कुल अच्छी है। कांग्रेस उसमें उनके पास तो कुछ था नहीं, तो खोने के लिए उनके पास बहुत कुछ है नहीं। बीजेपी के पास था तो वो रिटेन कर रहे हैं, तो इसके लिए माननीय आलोक संजर जी को बधाई। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है, ये जो पिक्चर है, जो सीन है, जो रुझान है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। और अभी जो महापौर की जो काउंटिंग है, देखिए भारत में, संसद में, लोकतंत्र में जहां बड़ा जो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता वो ज्यादा लोगों को प्रभावित करता, वो ज्यादा राज्य को, देश को, विकास को और लोगों को प्रभावित करता है। तो अब अभी तो महापौर का जो रुझान है वो अभी दिख नहीं रहा है। जब महापौर का रुझान आएगा तब देखेंगे कि किस दल की ओर इशारा कर रहा है। जी जी,
रोहित नायक, आपके पास आना चाहूंगा। शुरुआती जो भी इस वक्त रुझान मिल रहे हैं, थोड़े बहुत रुझान आए हैं, हालांकि बहुत जल्दबाजी है, फिर भी आपका एक क्विक रिएक्शन, फिर मैं संजय साहब के पास जाऊंगा जी। आदरणीय नगेले साहब ने जैसा कहा कि अभी क्योंकि 9 बजे से काउंटिंग शुरू होनी थी, तो अभी तो बिल्कुल प्राथमिक चरण में चुनाव है और उसकी वोटिंग है। अगर अभी हम किसी भी दिशा में कोई भी बात कहें तो यथोचित नहीं होगा, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं, कुछ सीटों को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और हमें जैसा पता है, जो हमने संगठनात्मक रूप से इस चुनाव को लड़ा है, तो हमने एकजुट होकर लड़ा है, बहुत तन्मयता से लड़ा है और हमने बहुत अच्छे उम्मीदवार खड़े करे। और जनता के बीच में ये बात ले जाकर हमने रखी कि जो 16 नगर निगमों में और इकाइयों में जो भाजपा का राजकाज था और उनने जो विकास कार्य किए, उनमें कितना घोटाला, कितना बंदरबांट, कितना भ्रष्टाचार हुआ, विकास के नाम पर किस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट फंड का दुरुपयोग हुआ, कई जगह तो अनयूटिलाइज चला गया वो फंड। ये सारी बातें, क्योंकि ये जनता का चुनाव है, जनता से जुड़े हुए मूलभूत जो सुविधाएं उनसे जुड़ा हुआ चुनाव है, तो हमने सड़क से लेकर नालियों से लेकर जो भी मूलभूत सुविधाएं जनता को पहुंचाई जाती हैं इन इकाइयों में चयनित हुए सदस्यों द्वारा, उस बात को ले जाकर जनता के बीच में हमने रखा। और अब हम जनता से ये आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। हम 0 से शुरू हुए हैं, हमारी गिनती आगे ही बढ़ेगी। हम बहुत सृजनात्मक सोच रहे हैं और हम बहुत पॉजिटिव हैं कि हम जिस दिशा में बढ़ेंगे वहां पर हमारी बेहतरी है जी। रोहित जी, कहां आपको ज्यादा उम्मीद है? आपने कहा कि कुछ जगह ज्यादा उम्मीद है, जैसे कुछ एक जानकार और हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमको सिंगरौली से, जबलपुर से, इन जगहों से थोड़ी ज्यादा उम्मीद है। आपका आकलन क्या है रोहित जी? देखिए, अप्रत्याशित रूप से जो मैं आपको बता रहा हूं, ग्वालियर में अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस जीतेगी, भले ही होम मिनिस्टर साहब का इस पे व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है। हाँ। जबलपुर हम 100% जीतेंगे। इंदौर में जहां पर लोगों को लगता था कि कभी शायद कांग्रेस जीतेगी नहीं, वहां पे बहुत क्लोज फाइट है। खंडवा हम जीत रहे हैं। इस तरह की कई सारी ऐसी सीट्स हैं जहां पर लोगों को लगता था कि भाजपा का कब्जा है और वहां पर कभी कांग्रेस पैर नहीं पसार पाएगी, लेकिन कांग्रेस ने संगठनात्मक रूप से जो भी लोगों ने सामाजिक तौर पर अपनी सक्रियता दिखाई, चाहे कोविड काल हो या अन्यत्र सामाजिक कार्य गतिविधियां हो, उसमें जनता के बीच पहुंचे हैं। और ऐसे ही लोगों को, चाहे वो विधायक हो हमारे या फिर ब्लॉक कांग्रेस छोटी इकाइयों में या जिला कांग्रेस अध्यक्ष हो, जिन लोगों ने संगठनात्मक रूप से संगठन को मजबूत किया और जनता के बीच अपनी बात रखी, पहुंचे हैं, उन्हीं लोगों को हमने ज्यादातर प्रत्याशी बनाया और इसलिए हमको फायदा मिलेगा। चलिए आलोक संजर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्क्रीन पर मुद्दत बाद मुलाकात हो रही है, मेरा ख्याल है। आलोक जी, शुरुआती रुझान, बहुत शुरुआती रुझान, आपका एक रिएक्शन फिर सवाल। देखिए, जो शुरुआती रुझान है वही तय करते हैं कि भविष्य में अब क्या निर्णय होने वाला है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संदर्भ में कह सकता हूं कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। हम लोग अभ्यास करते करते लगातार जीतते जीतते अभ्यस्त हो गए हैं और वही कारण है कि चुनाव में हमको लगा नहीं। देखिए, जहाँ कांग्रेस ने वोट फॉर चेंज की बात करी और भारतीय जनता पार्टी ने वोट फॉर डेवलपमेंट की बात करी, तो अंतर तो वहाँ स्पष्ट हो गया। जनता ने वही समझ लिया कि ये सिर्फ चेंज चाहते हैं और हम डेवलपमेंट चाहते हैं। तो उसका अंतर हमको साफ दिखाई दे रहा है और इसके परिणाम जो भी हमारे सामने आ रहे हैं, विदिशा का भी देखा, 1 साइडेड प्रोग्राम है, बद्रनवास का देखा 1 साइडेड, शाहपुरा में भी लगभग 1 साइडेड हैं। तो उस दृष्टि से जो लगता है कि जैसे रुझान छोटी छोटी नगर परिषद, नगर पालिका में आ रहे हैं, ऐसे ही नगर निगम में भी ऐसे परिणाम आएंगे। और अभी कहना जल्दीबाजी भी होगी, आपका कहना भी ठीक था नागले जी का भी, कि अभी हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन जो हमने काम किया है, जो हम उस काम के प्रति जो आश्वस्त हुए हैं, कार्यकर्ताओं ने जो हमको फीडबैक दिया है, जनता से जो फीडबैक मिला है, हाँ। उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर संपूर्ण नगर पालिकाओं में कमल खिलाएगी। जी। रसरी आवत जात है, सिल पर होत निशान। ये रस्सी कहीं कहीं कमजोर क्यों पड़ रही है संजय साहब? नहीं, देखिए ना, जिसकी जैसी दृष्टि है उसकी वैसी सृष्टि है। हमको रस्सी कहीं कमजोर नहीं दिखाई दी है, हमको तो रस्सी मजबूत है। और ये भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन की जो रस्सी है ना, वास्तव में बहुत मजबूत है। कार्यकर्ता, एक हमारे भाजपा कार्यकर्ता की खासियत यही है कि वो लड़ता है, टिकट मांगने के लिए लड़ता है, लेकिन टिकट बढ़ जाने के बाद फिर उसको स्वीकार करता है, पार्टी को स्वीकार करता है। अनुशासन की रस्सी कहीं संजय साहब के लिए अगर ये बात कोई कहे जी, तो रोहित जी भी इत्तेफाक रखेंगे, सरमन सर भी इत्तेफाक रखेंगे अगर संजय साहब के लिए बात है। लेकिन अगर अनुशासन की रस्सी इतनी मजबूत होती तो बागियों के निष्कासन की नौबत नहीं आती। ये आपने भी देखा और इस चुनाव में हुआ है। सरमन सर, सही कह रहा हूं? नहीं, आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं प्रजापति साहब।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो शुरू का जो स्लोगन था वो था कि शुचिता की राजनीति, अनुशासन की राजनीति। आज शुचिता की राजनीति और अनुशासन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय वाक्य था वो तार तार होता नजर आ रहा है। तभी सर्वाधिक बागी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो नगरीय निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, ठीक है पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं थे, लेकिन बागी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के देखे गए हैं। और जो नुकसान होना है इस चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी के बागियों के कारण ही बीजेपी को ही होना है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस को तो जो कुछ होना है वो गेन होना है, क्योंकि कांग्रेस तो 7 साल बाद, और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है पिछले 17 साल से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की, उनके जो वंशवाद का जो अभी रोकने का प्रयास किया वो महत्वाकांक्षा है लोगों की। अब माननीय नड्डा जी लेकर आए हैं कि नहीं हमको वंशवाद को समाप्त करना है राजनीति में, अपने राजनीतिक दल में। तो जो 30 साल से कार्यकर्ता लगा हुआ है, माननीय आलोक संजर जी का बेटा है, उसकी उम्र लगभग 30 साल हो गई है और वो 20 साल से सेवा कर रहा है राजनीतिक दल के माध्यम से। अब उसका अवसर आया तो उसको पार्षद का टिकट नहीं मिला, तो आखिर वो क्या करे? उसने बीटेक किया, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसने डॉक्टर की पढ़ाई की, उसने वकालत की, लेकिन उस पेशे में नहीं गया। उसने कहा मेरे को जनसेवा करना अपने पिता माननीय आलोक संजर जी की तरह। अब उसको टिकट नहीं मिला तो कहां जाएगा वो? तो जो कुछ नुकसान होना है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी को ही होना है। जी जी जी, ये बात सही है। आलोक जी, इस पर आप कुछ ना कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए बचाने की चुनौती है। संजय साहब, देखिए ना, हमने कहा ना, हमने पूरा सत्प्रयास किया है। और जहाँ तक सवाल है, पॉलिटिक्स कैलिबर का खेल है, चाहे वो किसी नेता का पुत्र हो या वो एक आम कार्यकर्ता हो, सामान्य कार्यकर्ता हो, सिर्फ कैलिबर का खेल है। यदि आप में पूरी आपने मेहनत के साथ, अपने विचारधारा के साथ चलना सीख लिया, जो मैंने पूरी बात कही, तो निश्चित रूप से उसको अपना स्थान अपने आप बनता है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आऊँगा, लेकिन एक पार्टी का कार्यकर्ता बने रहने के नाते, और ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं जो भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता थे। आज हमारी महापौर का प्रत्याशी जो है वो एक सामान्य परिवार की है, 2 बार पार्षद का चुनाव भी लड़ी, लेकिन मेरा ये कहना है कि उसको भारतीय जनता पार्टी ने जिस पद पर बैठा कर नवाजा है, तो एक कार्यकर्ता की जीत है कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है। जो मैंने कहा ना, अनुशासन की बात मैं कह रहा हूँ, यह सही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमको ब्रेक मिलता है, कुछ कार्यकर्ता जो होते हैं अति उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो यदि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है तो उस धारा में अपने आप को प्रवाहित करता है। तो अभी कुछ लोगों ने की है गलती, है भी मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको भी लगता है चुनाव लड़ने के बाद कि हमने गलती कर दी, इतना बड़ा अच्छा संगठन हमने छोड़ दिया। कभी कभी कुछ लोगों के चढ़ाने पर, कुछ लोगों के उनको प्रलोभन देने के बाद वो लोग ऐसा प्लान कर लेते हैं, लेकिन वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं। मेरी कुछ निर्दलियों से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी समर्पित थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई साहब आप चिंता मत करो, महापौर का वोट तो हम पूरा भाजपा को दिलवाने वाले हैं। तो ये एक भाव भी था, वो जीवित था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। तो ये सब चीज़ें हमको जब आती हैं तो लगता है कि हम जीत के प्रति इसलिए आशान्वित हैं क्योंकि एक कार्यकर्ता को डेवलप किया जाता है, कार्यकर्ताओं का निर्माण किया जाता है और विचारधारा के माध्यम से निर्माण किया जाता है। तो जो फिर उसके साथ बातें खत्म हो जाती हैं, वो कार्यकर्ता फिर भाजपा के लिए और संगठन के लिए, विचारधारा के लिए काम करता है। जी जी, कांग्रेस भी ऐसे ही करती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है और जब वो विधायक बन जाते हैं तो आप उन्हें ले आते हैं, बताइए, हृदय परिवर्तन करवा देते हैं। खैर, रोहित जी आपके पास आना चाहूंगा कि आप आश्वस्त हैं और बार बार जैसे सरवन सर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए गेन करने वाली स्थिति, और ये चुनाव कहीं ना कहीं प्रभाव भी डालेंगे आगे आने वाले चुनाव पर। रोहित जी, देखिए क्या है, मध्य प्रदेश में पहली बार या शायद बहुत ही बिरले ऐसे कई उदाहरण होंगे जहां पर नगरीय इकाई के चुनाव, विधानसभा चुनाव के इतने कम समयावधि के अंतराल में हो रहे हैं। और चूंकि इतने कम समयावधि में जो भी जनप्रतिनिधि इन इकाइयों में चुनकर आएंगे वो जनता की जरूरतों के लिए काम करेंगे, और जो जनता की जरूरतों के लिए काम करेगा व्यक्ति, वो जो रणनीति बनाएगा उसकी कम्बेंसी इतने कम समय में बिल्ट नहीं हो पाएगी, और चूंकि उसकी कम्बेंसी बिल्ट नहीं हो पाएगी तो उसका प्रभाव अगले चुनाव में बहुत ज्यादा रहेगा। इसीलिए दोनों संगठन पूरी तन्मयता से और शक्ति से इस चुनाव को लड़ने में लगे हुए हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है तो हमने ज्यादातर प्रयास किया कि दागियों को
वोट दागियों को हम ना अपना उम्मीदवार बनाएं। अगर आप भाजपा की बात करें तो ये जितना बड़ा संगठन होता जा रहा है और ये जो क्लेम करते हैं कि देश में इतना बड़ा संगठन इनका हो गया है, विश्व में इतने बड़े संगठनात्मक ढांचे के साथ ये खड़े हैं, तो यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही, क्योंकि इनने आदमी को अकोमोडेट करने के लिए दूसरे दलों से लाकर या अन्यत्र जगहों से लाकर अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो नर्सिंग की बात करते हैं, इनने कहीं गली का इंचार्ज बना दिया, कहीं नाली का इंचार्ज बना दिया, कहीं पेड़ का इंचार्ज बना दिया। पद देने की जो राजनीति भाजपा ने शुरू करी उससे संगठन को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि फिर महत्वाकांक्षा जागृत होती हैं और ये छोटे चुनाव जो होते हैं इनमें जब महत्वाकांक्षा जागती है तो हर व्यक्ति को लगता है कि वो पार्षद भी बन सकता है, वो सरपंच भी बन सकता है, वो दूसरी इकाइयों में भी जा सकता है और ये फिर गतिरोध का कारण बनता है। तो ये जो खींचतान ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा में चली, इसका नुकसान भाजपा झेलेगी और उसका जो निर्णय आएंगे उसमें उसका आपको प्रभाव दिखेगा। दागियों की जहां तक मैंने बात करी, दागियों की जहां तक मैंने बात करी जी, बागियों से आप भी परेशान रहे, नंबर एक जी, और बात जब भी खींचतान की होगी तो मिसाल कांग्रेस की ही दी जाएगी, ये भी आप जान लीजिए। देखिए वो तो देखिए जब लीडरशिप बेस्ड पार्टी होती है तो वहां पर धड़े बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अनुशासन की बात करने वाली पार्टी अगर अनुशासनहीनता पे उतर आए, अगर आप बात करें दागियों की, तो जो जबलपुर से उम्मीदवार हैं या जो अन्यत्र जगहों से और भी उदाहरण है मेरे पास, इस तरह के उम्मीदवार खड़े किए गए हैं जिनके सीधे तार कोरोना काल में रेमडेसिविर की कालाबाजारी से जोड़े गए, जो लोग पूर्ण रूप से जिन पे कई तरह की न्यायिक जांचें बैठी हुई हैं। तो जब व्यक्ति देखता है, छवि भी तो देखता है। अगर कोई जनता वोट करती है तो केवल क्या अपने उम्मीदवार की वो छवि नहीं देखते, क्या केवल बैनर देख के वोट डालते हैं? अब जनता इस तरह की राजनीति को बढ़ावा नहीं देती और ना ही इस तरह के उम्मीदवारों का समर्थन करती है। तो यदि कोई दागी है तो उस पर वो दाग लगा हुआ है, अगर आप उस उम्मीदवार को उतारेंगे तो नुकसान तो होना ही है, क्योंकि जनता जानती है कि भाई इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो इस बात को भी ध्यान दिया गया। जहां तक बागियों की बात है, तो क्योंकि संगठनात्मक ढांचा भाजपा का बहुत बड़ा है, तो जाहिर तौर पे ये तो बात एस्टैब्लिश्ड है कि इनके पास जितने बागी होंगे हमारे तो आधे भी नहीं होंगे। और जहां अगर मैं तो इनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर इनकी पार्टी कहीं पर जो बागी इनके उम्मीदवार हैं वो जीतते हैं तो क्या उनको वापस ले लेगी, तो उनका निष्कासन वापस हो जाएगा? हम कांग्रेस में इस तरह की राजनीति नहीं करते, हम नहीं लगता कि हम इस तरह की राजनीति करेंगे जिनको निष्कासित करा उनको वापस लें। और इसीलिए हमने नजीर सेट करी, हमने केवल दिखाने के लिए राजनीति करने के लिए कि हमने सबको बाहर कर दिया। अब बताइए, चुनाव जब डिक्लेयर हो गए, कहने को संगठनात्मक रूप से आपने इतना सर्वेक्षण किया, आपने एक एक उम्मीदवार पर नजर रखी और आपने टिकट बांटी, और लेकिन जब टिकट बंटती है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे संज्ञान में ये आया है कि कुछ लोग बागी हो गए या कुछ लोग इस तरह के हैं कि जिनकी दागी छवि है, तो हम उनको अब टिकट नहीं दे रहे हैं। तो आपने पहले क्या किया? फिर पहले क्या किया आपने? टिकट बांटने के बाद टिकट काटी? नहीं रोहित जी, बागियों और दागियों इन दोनों को लेकर ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इस चुनाव को देख रहे हैं। आपको और भी चुनाव अगर देखे जाएंगे तो बागियों और दागियों दोनों की लिस्ट में आप बिल्कुल बराबर हैं। अब चाहे आप पूरे सांसदों की लिस्ट उठाकर देख लें, विधायकों की लिस्ट उठाकर देख लें, बाकी राज्यों की स्थितियां देख लें, तो बागी और प्रजापति जी मैं ये कहना चाहूंगा, उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब किसी पे न्यायिक प्रकरण दर्ज होता है तो न्यायिक प्रकरण की क्या समीक्षा करना बहुत आवश्यक है। कुछ न्यायिक प्रकरण ऐसे होते हैं जो अब राजनीति में तो कोई कार्यकर्ता सड़क पे उतरता है तो उस पे 100 प्रकरण दर्ज हो जाते हैं, क्योंकि वो विरोध करने के लिए, अगर सत्ता पक्ष के विरोध में अगर अपना कोई मूवमेंट चला रहा है और उतर रहा है तो राजनीतिक रूप से प्रेरित कई ऐसे प्रकरण होते हैं जो उन पे लगा दिए जाते हैं। तो दागी किस मंशा से कौन सा प्रकरण लगाया गया, क्या धारा, बहुत अच्छी बात ये निर्धारित करता मैं राजनीति से प्रेरित प्रकरणों को लेकर नहीं, और भी कई प्रकरण रहे हैं। आपके एक विधायक वांटेड हैं, विधायक के पुत्र वांटेड रहे, हालांकि बाद में उन्होंने सरेंडर किया। बहरहाल आप सभी हमारे साथ बने रहे, अपडेट भी हम लगातार लेंगे। सरमन सर, आपके पास भी मैं आऊंगा। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।